जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवों के अंग एवं अंग तंत्रों के बीच समन्वय जरूरी होता है, क्योंकि बिना समन्वय और नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब उसका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा तो वह अपनी मर्जी के हिसाब से खुद से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे और ना ही समय पर काम करेंगे और ना ही बेसमय पर, यानी कि वह खुद से ही अपना काम सभी करते रहेंगे। इसीलिए जीवों के शरीर में अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जिबरेलिन्स की उपयोग से बृहत आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका उपयोग करने से बहुत ही बड़े आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन होता है, जिसे ही आम भाषा में हाइब्रिड कहा जाता है। यानी ऑक्सिन की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सिन की उत्पत्ति पौधों के शीर्ष स्तंभ एवं जड़ों की नोक पर होती है। यानी कि ऑक्सिन है वह कहाँ पाया जाता है? तो पहला कि पौधों के शीर्ष भाग यानी कि सबसे ऊपरी भाग तथा जड़ के सबसे निचली भाग यानी कि नोक पर ही पाया जाता है। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो सजीवों की सामान्य वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है। इस पदार्थ के होने से उपचार एवं जंतुओं में सामान्य रूप से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ का अर्थ ही होता है कि वृद्धि को नियंत्रित करने वाला, और पदार्थ का मतलब जो कि उसको नियंत्रित करने वाला पदार्थ होता है तो उसे ही कहा जाता है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। तो इसके उपयोग से ही किसी भी सजीव व्यक्ति हो या फिर पेड़ पौधे हो तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। यानी कि इसका उपयोग करने से उसका वृद्धि प्रभावित होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यानी कि जो भी पौधे होते हैं तो उसके सबसे ऊपरी भाग को यदि हम लोग काट दें तो इसका प्रभाव पौधों पर क्या पड़ेगा, हमें यह बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि पौधों का स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। यानी कि जब हम लोग किसी भी पौधे के ऊपरी भाग को काट देंगे तो उससे उस पौधे की वृद्धि तो रुकेगी ही, यानी कि वह आगे ऊपर की ओर वृद्धि नहीं कर पाएगी। और दूसरा कि उसके अलग से यानी कि उसके बगल से ही शाखाएं निकलना शुरू हो जाएगी। तो यही होता है इसका प्रभाव, आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है तो साइटोकाइनिन उसमें क्या उपयोग करता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि साइटोकाइनिन कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। यानी कि उसमें जीवाणु होने उत्पन्न नहीं देते हैं और जो भी पत्ते होते हैं वो हरे हुए वो काफी समय तक हरे बने रहते हैं। यानी कि उस पर जो हरा कलर का परत पाया जाता है वो जल्द ही समाप्त नहीं हो पाता है। तो यही है कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन का भूमिका। छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती है? हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है? यानी कि यह किस प्रकार से अलग है? इसका उत्तर लिखेंगे कि अनुवर्तनी गति के कारण यह होता है। तो लिखेंगे कि जब छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तब वह स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती है। यानी कि जैसे ही जब हम लोग छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो वो अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेती है। यानी कि ऐसा लगता है कि वो पौधे मुरझा गए हैं और थोड़ी देर बाद फिर वे पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं। चूंकि पौधों में केवल रासायनिक
नियंत्रण होता है, यानी कि पौधों में क्या होता है कि वह रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि मानव में जटिल पेशीय और तंत्रिका नियंत्रण होता है। हम लोग जानते भी हैं कि मनुष्य में बहुत सारे तंत्रिकीय तंत्र होते हैं, पेशीय तंत्र होते हैं, जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है, जो कि उसकी गति से काफी भिन्न है। यानी कि पौधों में जो नियंत्रण होता है वह रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि हमारे शरीर में जो नियंत्रण होता है वह तंत्रिका के द्वारा होता है, तो कुछ पेशियों के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार से ही ये दोनों आपस में बहुत ही भिन्न हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत ही अलग है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पौधों में प्रकाश की ओर तने की गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यानी कि पौधे की एक खासियत होता है कि वह प्रकाश की ओर ही गति करते हैं, तो उसे ही प्रकाशानुवर्तन गति कहा जाता है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुक्रिया करते हैं, इस कारण वह अनुक्रिया के रूप में उसी ओर वृद्धि करते हैं। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि पौधों में एक प्रकार का खास उसमें गुण पाया जाता है कि वह, यानी कि जिस ओर से प्रकाश आएगा पौधे की गति है वह उसी ओर ही होगी। तो यह गति होता है वह पौधों के सबसे ऊपरी भाग यानी कि शीर्ष भाग में पाया जाता है, तथा यह पौधों के पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी कि जिस ओर से सूर्य की किरणें आती हुई होती है, पौधे होते हैं वे उसी की तरफ ही अपनी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे कि प्यास, भूख, घृणा, रोग इत्यादि तथा बल संवेदना या उद्दीपन जैसे कि भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो हम लोग समझेंगे कि जंतुओं के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वह बहुत सारे कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे कि यदि किसी भी व्यक्ति को भूख लगता है, प्यास लगता है, या फिर किसी के प्रति उसे नफरत होता है, या फिर कोई भी रोग होता है, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई भौतिक, रासायनिक, ये सभी कारण हो गए, जैसे कि या फिर किसी व्यक्ति को अगर करंट लग जाता है तो उन सभी समयों में ही उसके प्रति जो संभावना होती है वह व्यक्त करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। इन सभी कार्यों को ही व्यक्त करने के लिए अंगों को यह प्रेरित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र का। इतना सारा कार्य देखें आप लोग, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। यानी कि मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है उसके कौन कौन से भाग हैं और इसका निर्माण किस किस रचना से हुआ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इस सभी का निर्माण किन किन रचनाओं से हुआ है। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो यह कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है। अब और इसका तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो यह कुछ मस्तिष्क तथा कुछ मेरुरज्जा का ही बना होता है। तो यहाँ पर हमने यह बताया कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं और हमने यह बताया कि इसका निर्माण किन किन रचनाओं से होता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो अब हम लोग जानेंगे कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि जो उसे करना चाहिए। तो लिखेंगे कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। यानी कि इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो वह मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेशों को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी दुर्घटना होती है
उसे कुछ आभास होता है तो वह उसे देखता है और उसका जो परिणाम होता है वह उसे देने का कार्य करता है। इसके बाद उचित निर्देश जारी करता है। मस्तिष्क सभी संवेदों अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग प्राप्त कर सह संबंधन करता है। इसके द्वारा ही सारे शरीर में उचित समन्वय एवं नियंत्रण होता है। यह सूचनाओं का संग्रहण करता है तथा चेतना को ज्ञान का रूप भी प्रदान कर संचित रखता है। तो यहाँ पे हमने देखे कि मस्तिष्क के बहुत सारे कार्य हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। यानी कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं जो कि अंतःस्रावी होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम जो कि मनुष्य में पाया जाता है। तो पहला हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि और तीसरा हो जाएगा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रीनल ग्रंथि, पांचवा है अंगनाशय की लैंगरहैंस की दुविपिकाएं और छठा है जनन ग्रंथि जिसमें कि अंडाशय तथा वृषण शामिल होते हैं। तो यही 6 ग्रंथि हैं जो कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो आप लोग इसका नाम भी याद कर लेंगे क्योंकि यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रवण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो चूंकि हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि स्रावित होते हैं उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसीलिए ही इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हार्मोन थायरॉक्सिन है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रण करता है तथा यह रक्त में शर्करा, कोलेस्टेरोल एवं फास्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है तथा यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को नियंत्रित करता है और दूसरा कि यह रक्त में मिश्रित शर्करा, कोलेस्टेरोल एवं फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। तो यह हड्डी, पेशियों, लैंगिक जनन एवं मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में इतने सारे कार्य भी देखे और इसका क्या महत्व है यह भी हमने बता दिया। तो यहाँ पे सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।